नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। साथ ही में मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश बिहार में बीजेपी की उम्मीद से अच्छी जो जीत हुई है इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। आज है 11 नवंबर 2020। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री और महान शिक्षाविद, भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम की जयंती। इनकी जयंती को देश राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी विचारक आचार्य JB कृपलानी की भी आज जयंती है। इनको भी हम कोटिशा नमन करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिलावट से मुक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। 9 संभागीय चलित प्रयोगशालाओं को दिखाएंगे हर झंडी। 3:25 पर इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। आपको पता है कमलनाथ ने खूब मिलावट से मुक्ति का प्रचार किया था। शिवराज सिंह चौहान ने भी इस चीज़ को भापा और इसके लाभ को देखते हुए इसे अभियान के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। शिवराज सिंह चौहान की यही खासियत रही है कि तमाम अच्छी चीज़ों को ये अपने आप में शामिल कर लेते हैं और इनकी नम्रता तो इनकी पहचान बनी हुई है। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव की हम बात करें तो यह मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा सकता है। बीजेपी ने प्रचंड जीत इसमें हासिल की। कांग्रेस को 1/3 से भी कम, आधी सीटें लगभग मिली है, जबकि बीजेपी को दुगनी सीटें मिली है। तो यह उम्मीद तो बीजेपी को भी थी कि सरकार हम बचा लेंगे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी बहुमत इनको मिल पाएगा। और निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए और प्रदेश की जनता के लिए भी बधाई की बात है कि उन्होंने अच्छा बहुमत सरकार को दिया ताकि एक स्थिर सरकार आगे बनी रहे। वही कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर आत्मचिंतन की लगातार जरूरत है। जिस प्रकार से एक छत्र कमलनाथ ही यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष थे, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे और कमलनाथ ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में भी उभरे। अन्य नेताओं ने जमीनी स्तर पर जरूर प्रचार किया, लेकिन जो जनता को दिखाई दिया कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं बचा है, एकमात्र कमलनाथ ही है। और इनको भी मुख्यमंत्री बनने से पहले केवल छिंदवाड़ा की जनता जानती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो चेहरा था वह बीजेपी के साथ था, जिसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को मिला है। पार्टी वाइज वोट शेयर की हम बात करें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 49.5% वोट मिले हैं, यानी कि लगभग आधी आबादी ने अकेली बीजेपी को वोट किया है। बीएसपी को भी 5.75% वोट मिले। कांग्रेस को मिले 40.50% वोट। 0.88% नोटा में वोट गए। तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के बाद में सबसे ज़्यादा वोट कहीं पर गए हैं तो वह नोटा में गए हैं। इसके अलावा 2.95% जो वोट है वह अन्य पार्टी और निर्दलियों को मिलाकर मध्य प्रदेश में मिले हैं। बात कर लेते हैं किस विधानसभा सीट पर किसने फतह हासिल की। सुमावली से कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऐदल सिंह कसाना को 10,947 वोटों से हराया। मुरैना से कांग्रेस के राकेश मवई विजय रहे। इन्होंने बीजेपी के रघुराज सिंह कसाना को 5,751 वोटों से हराया। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर भाई भिदोसा जो कि कांग्रेस के थे, इन्होंने बीजेपी के गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोटों के भारी अंतर से हराया। अंबा से बीजेपी के कमलेश जाटव ने कांग्रेस के सत्य प्रकाश शाक्यवार को 13,892 वोटों से हराया। मेहगांव से OPS भदौरिया जो कि बीजेपी के थे, 12,036 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की कांग्रेस के हेमंत सत्यदेव कटारे पर। गोहद से मेवाराम जाटव कांग्रेस के उम्मीदवार 11,899 वोट से जीते। इन्होंने बीजेपी के रणवीर जाटव को हरा दिया। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस के सुनील शर्मा को 33,123 वोटों के भारी अंतर से हराया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस के सतीश सिकरवार विजय रहे। इन्होंने बीजेपी के मुन्ना लाल गोयल को
8,555 वोटों से विजय बनाया। डबरा से कांग्रेस के सुरेश राजे को विजय मिली। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी और मंत्री रही इमरती देवी को 7,633 वोटों से विजय दिलाई। जिस प्रकार से बीजेपी ने कोशिश की थी इमरती देवी पर कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर, लेकिन बीजेपी इसमें सफल होती नहीं दिखी और इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा। इमरती देवी सिंधिया की भी काफ़ी चहेती मंत्री रही है, तो यहाँ पर सिंधिया का जादू भी चलता नहीं दिखा। जनता के आगे किसी की नहीं चलती है, देखने को हमें मिल रहा है। तो डबरा से सुरेश राजे विजयी हुए हैं। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, 7,633 वोट फिर भी मायने रखते हैं। भांडेर से बात करें तो बीजेपी के रक्षा संतराम सरोनिया मात्र 161 वोटों के अंतर से विजयी हुए। इन्होंने कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को हराया। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिली है। करेरा से प्रगीलाल जाटव जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे विजयी रहे। इन्होंने बीजेपी के जसवंत जाटव छित्री को 30,641 वोटों के भारी अंतर से हराया। पोरी से बीजेपी के सुरेश धाकड़ विजयी रहे, रातखेड़ा वाले। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कैलाश कुशवाहा को 22,496 वोटों से हराया। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे विजयी रहे। इन्होंने कन्हैया लाल अग्रवाल को 53,153 वोटों के भारी अंतर से हराया। अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, इन्होंने आशा दोहरे जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी 14,630 वोटों से हराया। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने कांग्रेस के कन्हैयाराम लोधी को 21,469 वोटों से हराया। सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद सिंह राजपूत जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे 40,991 वोटों के भारी अंतर से विजयी हुए। कांग्रेस की पारुल साहू को इन्होंने हरा दिया। मलहरा विधानसभा सीट से कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी विजयी रहे। रामसिया भारती जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थी, इनको इन्होंने 17,567 वोटों से हराया। अनूपपुर से बीजेपी के मंत्री रहे बिसाऊ लाल सिंह 34,864 वोटों के भारी अंतर से विजयी बने। इन्होंने कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह को 34,864 वोटों से हराया। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने को मिली है, हालांकि बीजेपी के 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन बड़ी बात देखने को यहाँ पर यह मिली है, बीजेपी को इस बात का भी फायदा मिला है क्योंकि जनता में स्पष्ट संदेश था कि जो फिलहाल मंत्री है वह आगे भी मंत्री बने रहेंगे और निश्चित तौर पर आपका क्षेत्र का यदि मंत्री होता है तो आपके क्षेत्र के काम भी होते हैं, और इसने भी एक प्लस पॉइंट का काम बीजेपी के लिए किया है। अन्य चीज़ें जैसे कि शिवराज सिंह चौहान का चहेता चेहरा तो था ही। सांची विधानसभा सीट से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 63,809 वोटों के भारी अंतर से जीते, ये भी मंत्री थे। मदन लाल चौधरी को इन्होंने भारी अंतर से हराया जो कि कांग्रेस के नेता थे। ब्यावरा विधानसभा सीट में शुरू में कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन बाद में कांग्रेस के रामचंद्र दांगी आमलेहाट वाले 12,102 वोटों से विजयी रहे। बीजेपी के नारायण सिंह पवार को इतने ही अंतर से इन्होंने हराया। यहाँ पर तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम विकास के दावों के बावजूद नारायण सिंह पवार को हार का सामना करना पड़ा है। इस बात को देखते हुए इनको वापस से टिकट दिया गया था क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें 1,000 से भी कम अंतर से इनको हार का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए इनको टिकट मिला, लेकिन इनकी जो एक सख्त छवि थी उसने नारायण सिंह पवार की काफ़ी किरकिरी की। कुछ वीडियो भी इनके वायरल हुए थे और उन वीडियो का भी निश्चित तौर पर जनता में एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा और कांग्रेस को इसका फायदा देखने को मिला। तो यहाँ पर सत्य और न्याय की तो जीत हुई है, लेकिन सबसे खास जो रहा अहंकार पर विनम्रता की ये जीत है। जिस प्रकार से मंच से शिवराज सिंह चौहान नतमस्तक हुए, उसका भी एक प्रभाव, बड़ा प्रभाव देखने को मिला।
आगर से बात करें तो विपिन वानखेड़े जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, विजयी रहे। बीजेपी के मनोज मनोहर ऊंटवाल को इन्होंने 1998 वोटों के अंतर से हराया। हाटपिपलिया से मनोज नारायण चौधरी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, 13,904 वोटों से विजयी रहे। इन्होंने कांग्रेस के कुंवर राजवीर सिंह राजेंद्र सिंह बघेल को हराया। मानदाता से बीजेपी के नारायण सिंह पटेल 22,129 वोटों से जीते। इन्होंने कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह को हराया। नेपानगर से बीजेपी के सुमित्रा देवी काजडेकर विजयी हुई। रामकिशन पटेल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको इन्होंने 26,340 वोटों से हराया। बदनावर से राजवर्धन सिंह गत्तीगांव 32,133 वोटों से जीत गए। इन्होंने कांग्रेस के कमल सिंह पटेल को हराया। सावेर से बीजेपी के तुलसीराम सिलावट विजयी रहे। यह भी 53,264 वोटों के भारी वोटों से विजयी रहे। प्रेमचंद गुड्डू को जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इन्होंने शिकस्त दी। सुहासड़ा से हरदीप सिंह दंग 29,440 वोटों के भारी अंतर से जीते। वही जावरा सीट से सूबेदार सिंह राजोदा 13,478 वोटों से विजयी रहे। इन्होंने कांग्रेस के पंकज उपाध्याय को शिकस्त दी। अन्य राज्यों के रिजल्ट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक सीट के लिए जो चुनाव हुआ, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे। गुजरात में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की। तो एक और जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके प्रत्याशी जीते हैं, क्योंकि जनता ने इस बात को समझा कि सरकार जिसकी है उसी की रहेगी, और सरकार यदि हमारे उम्मीदवार की रहती है तो निश्चित तौर पर वह अपने क्षेत्र में काम भी करवा पाएगा। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एक सीट पर जो चुनाव हुए कांग्रेस ने जीत दर्ज की। झारखंड में हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर दर्ज की जीत। कर्नाटक में बीजेपी ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत। वही मणिपुर में जो 5 सीटों पर चुनाव हुए बीजेपी ने 4 सीटों पर, जबकि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। नागालैंड में हुए चुनाव में एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता, जबकि एक सीट पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने जीत दर्ज की। ओडिशा में हुए चुनाव में दोनों ही सीटों पर हुए चुनाव में बीजू जनता दल विजयी रहा है। उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता। तेलंगाना में हुए चुनाव में बीजेपी एक सीट पर विजयी हुई। वही बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत एनडीए ने, यानी बीजेपी के जो गठबंधन था बीजेपी और आरजेडी का, उसने जीत हासिल की है। बात करें पार्टी वाइज वोट शेयर की तो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की। बसपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी 74 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी हालांकि यहाँ पर रही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन ने 12 सीटों पर विजय हासिल की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर 4 सीटों पर विजयी रहा। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत दर्ज की। यहाँ पर जो महागठबंधन था उसके लिए यह चीज़ नागवार गुजरी कि उन्होंने कांग्रेस को 70 सीटों पर लड़ाया। 70 में से मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल करने में सफल रही। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली। लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिली। वह राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के तौर पर उभरा और इसको 75 सीटें हासिल हुई हैं। विकासशील इंसान पार्टी को भी 4 सीटें हासिल हुई। तो एनडीए में शामिल बीजेपी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर, वीआईपी पार्टी को 4 सीटों पर और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, इसको भी 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वही महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के खाते में 75 सीटें चली गई। कांग्रेस ने जैसा कि हमने पहले ही देखा 19 सीटें जीती हैं। माकपा को और अन्य पार्टियों को जो सीटें मिली उसकी हम बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दिया है।
खास तौर पर गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी तो दूसरे नंबर की पार्टी है, पहले नंबर पर तेजस्वी की पार्टी रही है राष्ट्रीय जनता दल। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव है, यह निश्चित तौर पर देश में और ख़ास तौर पर बिहार में एक युवा चेहरे के तौर पर उभरे हैं। मध्य प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78,51,424 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से 12,45,278 हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष को लाभ दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये की राशि के अलावा राज्य सरकार द्वारा 4,000 की राशि दी जाती है। इस प्रकार किसान को कुल 10,000 रुपये मिलते हैं। यह छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत है और निश्चित तौर पर इस योजना का फायदा शिवराज सिंह चौहान को उपचुनाव में भी देखने को मिला है, क्योंकि यह जो राशि है, कर्ज माफी तो एक बार होती, लेकिन यह राशि है जो कि किसानों को हर साल मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ लेने से कोई पात्र किसान वंचित न रहे। योजना का लाभ ऐसे किसानों को दिया जा रहा है जो खेती कर रहे हैं तथा इनकम टैक्स प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा कोई किसान रह गया हो तो उसका नाम तुरंत जोड़े जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गई है। वही एक्टिव प्रकरणों की संख्या लगातार घट रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या रह गई है और भी कम। भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट की टॉप 5 कंपनियां जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की चाहे कितनी भी दलील दी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनियां हैं और विदेशी कंपनियां हैं, भारतीय स्मार्टफोन बाजार में इनका दबदबा है। Xiaomi जो 2019 का थर्ड क्वार्टर रहा, उसमें 27.1% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 कंपनी भारत में बिक्री के मामले में बनी हुई है। वही सैमसंग दूसरे नंबर की कंपनी बनी हुई है। इसने 18.8% प्रोडक्ट बेचे। वीवो ने 15.2% प्रोडक्ट बेचे हैं। यानी 100 में से सीधे सीधे शब्दों में समझे तो Xiaomi 27 मोबाइल बेचती है। सैमसंग 100 में से 18 मोबाइल जो बिकते हैं वह सैमसंग के होते हैं। 100 में से 15 मोबाइल वीवो के बिकते हैं। रियलमी के 100 में से 14 मोबाइल बिक रहे हैं। वहीं ओप्पो के 100 में से 12 मोबाइल जो होते हैं वह ओप्पो के बिकते हैं। और अन्य जो कंपनियां हैं जैसे कि भारत की इंटेक्स हो गई, कार्बन हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, इनका हिस्सा मात्र 12.8% है। तो कथनी और करनी में बड़ा अंतर यहाँ पर देखा जा रहा है देशवासियों के द्वारा खरीदी में भी। बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति किस जिले में कैसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिस्ट है आपके सामने। यह रही अन्य जिलों की स्थिति। 9 नवंबर को जो जांच मध्य प्रदेश में हुई है उसके हिसाब से 100 में से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वही 10 नवंबर को जो जांच हुई उसके हिसाब से 25,353 जांच हुई। इनमें से 900 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। 24,453 लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। 118 सैंपल किन्हीं कारणों से रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उनमें से पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत रहा 3.5%। एक बार थोड़ा सा फिर से इजाफा कोरोना वायरस की एक्टिव संख्या में हुआ है। एक्टिव मामलों की संख्या मध्य प्रदेश में हो गई है 8,149। मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो गणित था उसके हिसाब से अब स्पष्ट बहुमत बीजेपी ने हासिल कर ही लिया है। 115 सीटों की जो जरूरत थी उससे ज़्यादा ही सीटें बीजेपी को ऑलरेडी अब मिल जाने वाली है, क्योंकि 19 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं और ऑलरेडी बीजेपी के पास विधायकों की संख्या थी 107। 107 में हम 19 जोड़ दें तो होते हैं 136 विधायक। तो स्पष्ट बहुमत से काफ़ी ज़्यादा विधायक ऑलरेडी बीजेपी के पास हो गए हैं और कांग्रेस को भारी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपसे जुड़े हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, खासतौर पर ग्रुप्स पर, फेसबुक पर।
इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।